नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉक टेस्ट दूसरा करेंगे जिसमें बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट जानेंगे और ये 25-26 क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपके सामने हम रखेंगे कि आपको यह एहसास होगा कि आप बहुत सारे नए कंसेप्ट जाने। इसके अलावा अगर वो कंसेप्ट आप जानते भी हैं तो उसको कैसे क्विक वे में किया जा सकता है ये जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को पूरे अंत तक देखेंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि ज़रूर ये मॉक टेस्ट देखने के बाद आगे अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज करेंगे। यदि आपके मॉक टेस्ट में 90-100 नंबर भी आते हो तो मेरा टारगेट ये है कि आपका 150 तक मार्क्स जाए, जिसमें मैथ्स में आपका 50 आउट ऑफ 50 रहे और CHSL के मेंस एग्जाम में 90 में 90 आपका मैथ्स में आए। तो इसमें ये जो लेक्चर होगा आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस मॉक टेस्ट को। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पढ़िए पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 105.75 वर्ग मीटर है और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत में बार लगाने की मतलब उसको घेरने की लागत क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्गाकार मैदान है। तो ये रहा आपका वर्गाकार मैदान और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो चारों ओर से हमको पाथ चाहिए, ये चारों ओर सराउंडेड है आउटसाइड से, जिसकी पाथ की चौड़ाई कितना है 4.5 मीटर पाथ की चौड़ाई है। और क्वेश्चन में बोला है कि इसका क्षेत्रफल 105.75 मतलब 105.75 मीटर स्क्वायर है। ये किसका है? तो ये है पाथ का एरिया है आपका 105.75 मीटर स्क्वायर। और इसको घेरने मतलब इसको ऐसे इस खेत को घेरने के लिए, फील्ड को घेरने के लिए कितने रुपए का खर्च होगा, जबकि दिया हुआ 100 रुपीज़ पर मीटर। कॉस्ट क्या दिया हुआ है इसके घेरने का? 100 रुपीज़ पर मीटर। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एरिया ऑफ पाथ हो, एरिया ऑफ पाथ अगर रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ पाथ होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, इसका साइड अगर A है तो उसमें पाथ चौड़ाई है W, तो A + W और इसमें 4W से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका निकल जाएगा एरिया ऑफ पाथ। अब सीधे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए A साइड कितना है, साइड तो हमको मालूम नहीं है तो A को A छोड़ दीजिए, W कितना है 4.5 है और पूरा क्या हो जाएगा 4 × 4.5, ठीक है। और ये दिया हुआ है 105.75। इसको अब सॉल्व कर देना है बस। ये देखिए पॉइंट का 2 अंक है, यहाँ पॉइंट का 1 अंक है तो एक 0 लगा दिए, 2 अंक हो गया, पॉइंट हट गया। अब इसको काट दीजिए, ये सीधे आपका 25 से कट जाएगा। 25 × 4 = 100, 5 × 57, 25 × 2 = 50, 7 75, 25 × 3 = 75 और ये हो जाएगा एक बार में 25, यहाँ पर बच गया 20, 200 तो 8 बार में। और भी ये कट सकता है, 3 × 2 = 5, 4 = 9 मतलब 3 से कटेगा। 3 से कितना 14 और 1 141 और 3 से कितना हो गया ये 6 बार में। अब क्या कटेगा ये? अब ये क्या कट सकता है? तो अब नहीं कट रहा है तो इसको अब क्या करेंगे, अब डिवाइड में लेके आ जाएंगे तो ये 141/24। ऐसे भी 3 से भी और ये कटेगा A + 4.5, 3 से काट दीजिए, 3 × 4 = 12 और 3 × 7 = 47 और 3 × 8 = 8 से इधर क्रॉस कर दीजिए तो ये हो गया 47 = 8A प्लस ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 4 × 32 और 4 = 36 आ गया। अब 36 इधर घटा दीजिए तो यहाँ से क्या हो गया, आप 8A = हो गया, यहाँ 36 घटेगा तो 11, A का वैल्यू क्या हो गया 11/8 आ गया। हमको क्या चाहिए इसका पेरीमीटर, मतलब इसका साइड आ गया 11/8, इसका क्या चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा 4 × साइड मतलब 4 से गुना कर दीजिए 11/8, ये हो गया पेरीमीटर। अब ये किस चीज़ में आया, मीटर में आया। हमको खर्चा निकालना चाहिए तो 1 मीटर का खर्चा 100 है तो 100 से इसमें गुना कर दीजिए तो ये होगा 4 से ये 2, 2 से ये 50 तो 11 × 5 = 55 पर 1 0 मतलब उसको 550 रुपये का खर्चा होगा। बस ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, आप फटाफट भी कर सकते हैं। बस ये याद रहना चाहिए A + W × 4W। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4.5 जोड़ेंगे
इसको और बेसिक्स अगर करें तो यहाँ देखिए, यहाँ से तो 4.5, यहाँ से यहाँ तक 4.5। अगर a है तो ये हो जाएगा a+9, ये हो जाएगा a+9। अब a+9 में इसको घटाएंगे, फिर एरिया निकालेंगे, ऐसे करेंगे। इससे आसान है कि आप हमेशा एरिया पात होता है a+w इंटू 4w। w मतलब विद, चौड़ाई, और a हो गया साइड। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आकृति दी गई है, एक आपका सर्किल दिया गया है, जिसमें जो जो दिया है वो हम लिख देते हैं, बस आप क्वेश्चन को गौर से देखते रहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्किल है यहाँ पर, और ये इस तरीके से आकृति दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये है SAR और TBQ, यहाँ पर है P, और ये AB क्या है, डायमीटर है। AB डायमीटर है तो इसका ये सेंटर हो गया O। यहाँ से पूछ रहा है O से P के बीच की दूरी क्या है, जबकि RP है 12, RP 12 है और PQ 3 है। तो आपको निकालना है OP का मान ज्ञात करना है, मतलब ये आपका निकालना है। तो देखिए इसमें क्या क्या कंसेप्ट है। तो देखिए जैसे ही आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल में सेंटर से उसके टेंजेंट पर अगर हम रेडियस को मिलाते हैं तो हमेशा ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो इसमें 3 कंसेप्ट है, उसको पहले जान लेते हैं। ऐसे इसका डायरेक्ट अगर OP निकालना है, OP हो जाएगा √12 × 3, मतलब 36 का 6 आंसर आपका OP हो गया आंसर। तो देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है उसको पहले समझ लीजिए। ऐसे इस तरीके से एग्जाम में तो इसको देख के इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन ऐसा दिमाग में कब आएगा, कैसे आएगा, उसको समझते हैं। तो प्लीज़ आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे मॉक को रेगुलर आप देखते रहेंगे तो आप उसी से आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा, और आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं वो भी फटाफट देख सकते हैं। तो देखिए इसको में क्या क्या यूज हुआ। तो सबसे पहले यूज हुआ कि ये अगर कोई सर्किल है और बाहर से 2 टेंजेंट एक पॉइंट से खींचा जाता है तो इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इससे उसके राइट एंगल से अगर हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया जाए, मान लेते हैं ये ABC है और ये D है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ अगर ये BD निकालना हो, BD, तो BD होता है √AD × DC, AD × DC होता है। इसी का भी यूज किया है। और आपको जानने के लिए और बता दें, यहाँ से अगर AD निकालना हो तो AD होता है ये इस जिससे कनेक्टेड है, ये AB से कनेक्टेड है, तो AB² हाइपोटेनस AC। अगर आपको CD निकालना हो तो ये किससे कनेक्टेड है, BC से, तो BC² हाइपोटेनस AC होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए। CD अगर ये हाइपोटेनस पर डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना हो तो BD √अंडर होगा ये हाइपोटेनस को जो दो भाग बांटा उन दोनों के प्रोडक्ट का √अंडर। तो देखिए इन तीनों का कैसे इसमें यूज किया है। सबसे पहले कि यहाँ देखिए इस पॉइंट से इस 2 पॉइंट से 2 ये जा रहा है आपका टेंजेंट, तो इन दोनों का लेंथ बराबर होती है, ये भी 12 होगा, ठीक है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा उसी तरीके से। और देखिए आप हमेशा एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई सर्किल का 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल हो और एक ऐसा टेंजेंट उन दोनों टेंजेंट को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि वो तीसरा टेंजेंट भी बने, तो इस कंडीशन पर सेंटर पर इस तीसरे टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री बनता है। मतलब कि 2 टेंजेंट पैरेलल हो, एक तीसरा टेंजेंट इस तरीके से हो कि वह इन दोनों को इंटरसेक्ट करे और सर्किल को किसी एक पॉइंट पर मीट करे, तो इस तीसरे टेंजेंट से हमेशा सेंटर पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए आप यहाँ पर गौर से इस ट्रायंगल में अगर हम ऐसे देखेंगे गौर से, तो ये देखिए 2 टेंजेंट है, एक तीसरा टेंजेंट कट कर रहा है, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है सर्किल को, तो यहाँ से इन दोनों को मिलाएंगे सेंटर से तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, इसका यूज किया। फिर और देखिए यहाँ से सर्किल से अगर हम ये भी जानते हैं सर्किल से ये टेंजेंट है और यहाँ से रेडियस मिलाते हैं हमेशा 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। तो OR और Q को देखिएगा
ट्रायंगल में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल से भी 90 डिग्री डाला गया है और हमसे पूछ रहा है यही जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया उसी का लेंथ। तो हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डाला जाए हाइपोटेनस पर, तो इसका लेंथ जो होता है वो हाइपोटेनस के दो भाग के प्रोडक्ट का रूट अंडर होता है। तो वही हम किए, यहाँ से ओपी निकालना था तो इन दोनों भाग के प्रोडक्ट का रूट अंडर कर दिए तो आपका 6 आ गया आंसर। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, प्लीज आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात x/10 है और ए और बी के आयु का अनुपात क्या है, आयु का अनुपात है x/10 है, x/10 है और बी सी से 18 वर्ष छोटा है। बी जो है वो सी से क्या है, 18 वर्ष छोटा है, मतलब बी सी से 18 वर्ष छोटा है, इसका मतलब सी जो है 18 वर्ष बड़ा होगा, बी से 18 वर्ष बड़ा है। और कह रहा है कि 9 वर्ष बाद सी 50 वर्ष का हो जाएगा। सी जो है 9 वर्ष बाद 50 वर्ष का होगा, 9 वर्ष के बाद। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, जबकि यदि a और b के आयु के बीच का अंतर c की आयु के समान है। मतलब कि यदि a और b के आयु के बीच का अंतर, मतलब इन दोनों के अंतर जो होगा वो c के आयु के समान है, तो c का आयु के समान है। तो अब आइए c का प्रेजेंट एज कितना होगा, जब 50 9 साल बाद 50 है तो अभी कितना होगा, बोलिए 41 वर्ष। क्यों कि 9 साल 50 हो तो 9 साल घटा देंगे तो 41 वर्ष का अभी हो गया। अगर ये अभी 41 वर्ष का है तो 18 साल बड़ा है बी से, तो बी का भी परसेंटेज क्या होगा, तो बोलिए 41 में से 18 घटा देते हैं तो बी का आ जाएगा 23 साल। 23 साल आ गया। और क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का अंतर, ए और बी का अंतर जो है वही जो है सी के आयु के बराबर है। मतलब a माइनस बी बराबर 41 है, बी हो गया यहाँ 23 जाकर जुड़ जाएगा तो a का वैल्यू क्या है, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 2 60 4 64, मतलब 64 ईयर्स a का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अब बताइए x का वैल्यू निकालना, मतलब रेशियो में दिया है, मतलब x/10, मतलब a/b, तो a का कितना है 64 और b का कितना है, b का है 23। अब यहाँ से निकाल लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 640/23। अब इसको इंटीजर में ब्रेक कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, 23 तिया 69, 3 बार 69, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 23 दूना 46, तो बचा कितना 18 180, तो ये 7 बार में लगेगा, क्योंकि 7 3 21 14 2 161, 19 बचा 190 कितना बार में पड़ेगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे गौर से, तो 27.82 एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। बस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी का रेशियो दिया था, फिर बोला है कि सी से बी सी जो है वो 20 से 18 वर्ष ज़्यादा है, तो ये 18 वर्ष ज़्यादा हो गया, 9 साल बाद दिया, 9 साल कम कर दिए तो 41 वर्ष हो गया सी का एज। फिर बोला कि ये बड़ा है 20 से 18 वर्ष, तो बी कितना होगा, तो 18 वर्ष घटा दिए तो 23 साल। और क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों का अंतर जो होगा वो सी के बराबर होगा, तो a माइनस बी 41 हो गया, तो 23 इधर जुड़ जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 64। तो 64 आप बोलिए कि b माइनस ए क्यों नहीं किया, तो आप स्वाभाविक है कि c बड़ा हो गया b से, आप दोनों का अंतर है c के बराबर, तो इसका तो a सबसे बड़ा है, a बराबर 64 हो गया। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल दिए, क्वेश्चन में x/10 का मतलब a/b मतलब 64/23, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लिया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए 4 आपके लिए हम ये सीट रेडी किए हुए थे, सारे क्वेश्चन को अरेंज किए, उसका प्रिंट आउट लिए और उसके बाद आपको ये बता रहे हैं। तो उससे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको बताया जा सकता है और उसको जल्दी से जल्दी कैसे बताया जा सकता है, इस पर हम मेहनत किए और मेहनत करके जो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट और जो बेस्ट मेथड है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ बेसिक्स भी आपके पास रख रहे हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए और जो हम समझा रहे हैं उस पर गौर कीजिए और समझते जाइए। अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, जो कि हम इस तरीके से बता रहे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, और कमेंट ही आपका मेरा सपोर्ट है। तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा ये लेक्चर लग रहा है, और आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या और कौन से टॉपिक चाहिए, और इस तरह का जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है मॉक टेस्ट में आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़िए। करा एक मोबाइल फ़ोन 25,000 रुपये में आ सकता है, मतलब 25,000 रुपया दीजिए और मोबाइल फ़ोन ले जाइए, ये आपका है। लेकिन एक और मेथड है कि 5200 रुपया उसको डाउन पेमेंट कीजिए, 5200 रुपया दे दीजिए, और जो बच गया है मतलब 5200, मतलब बच कितना गया 19,800 रुपया। ये जो 19,800 रुपया बच गया उसको इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको करना है। कितना इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 बराबर और इंस्टॉलमेंट है, इसको पे करके भी आप मोबाइल को ले जा सकते हैं। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है और वही पूछ रहा है कि एक इंस्टॉलमेंट का क्या मूल्य होगा, क्या प्राइस होगा, एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का होगा, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन में तो इंस्टॉलमेंट दिया नहीं है, तो मान लेते हैं ईच जो इंस्टॉलमेंट होगा, एक इंस्टॉलमेंट x है, 4 इंस्टॉलमेंट में उसको देना है, तो आप बोलिए कि 4x पूरा रुपया जमा करेगा, टोटल वो पेमेंट करेगा। वो 4x पेमेंट करेगा, तो बोलिए इसमें क्या क्या वो देगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें इंस्टॉलमेंट जो देते हैं उसमें जितना भी इंस्टॉलमेंट रहते हैं इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि उस सारे इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाए तो उसमें जो बचा हुआ रुपया है, मतलब प्रिंसिपल जो है, जो प्रिंसिपल है और इसके अलावा उस प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगा है, यहाँ पर ऐसा ही है, दोनों का सम इक्वल होगा, उस टोटल इंस्टॉलमेंट के सम के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से एसआई पूछे तो एसआई क्या होगा, तो इस कंडीशन में एसआई क्या होगा, तो 4x टोटल इंस्टॉलमेंट जमा किया, उसमें से प्रिंसिपल घटाएंगे, कितना रुपये बाकी था उसको देने के लिए, 19,800 रुपया बाकी था देने के लिए। ये तो समझ में आ गया। अब इसी को हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, और एसआई बराबर क्या था, P × R × T/100 पर मंथ इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है। तो आप देखिए एसआई बराबर P प्रिंसिपल, जो पहली बार होगा वो जब मोबाइल लेकर आया होगा इंस्टॉलमेंट के बेस पर, 1 महीने तक कोई पैसा नहीं देगा, पहला 1 महीना कंप्लीट हो जाने के बाद वो 100 रुपया जमा किया होगा, तो पहला 1 महीना तक 19,800 रुपया रहेगा 19,800। कितने दिन तक रहेगा, 1 महीना तक का रहेगा। तो एक टाइम हो गया, ये P × ये टाइम होगा, R कितना है 25, चूँकि टाइम 1 महीना है तो इसको ईयर में बदलने से 12 से डिवाइड और ये 25/100 हो गया। तो P × R × T/100, और ये 12 क्यों आया, क्योंकि 1 महीना के बाद था, ये 1 महीना तक पैसा रखा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा महीना जैसे ही आएगा वो 19,800 में 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट जमा कर देगा। तो ये दूसरा महीना में प्रिंसिपल रहेगा। इस प्रिंसिपल कितने दिन तक रहेगा, 1 महीना का रेट क्या रहेगा, 25/1200, क्योंकि 12 नीचे आएगा 1 महीना। फिर उसी तरह जब तीसरा महीना होगा तो 19,800 में फिर वो 100 रुपया जमा करेगा, तो 2x, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, ये हो गया प्रिंसिपल, R हो गया 1 और ये हो गया 25/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब फिर जैसे ही चौथा महीना कंप्लीट होगा और वो पैसा देगा तो पूरे इंस्टॉलमेंट लास्ट फाइनली कंप्लीट कर लेगा। तो लास्ट जब फाइनली चौथा इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी तब वो पैसा कितना रखेगा, 19,800। ठीक है, एक और ये दे देगा -3x। ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा। पहला बार तो 1 महीना खुद रखा था, यहाँ पहला इंस्टॉलमेंट जमा किया, फिर यहाँ दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा किया, यहाँ पर क्या होगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो 19,800 में से 3x और जमा कर देगा, तो ये प्रिंसिपल हो गया। फिर रेट कितना होगा, टाइम कितना होगा, तो वही 25/1200। उम्मीद है कि समझ आए। अब जब चौथा इंस्टॉलमेंट वो जमा करने जाएगा और वो पैसा देगा, तो क्या उसके पास कुछ बचा हुआ रहेगा, बोलिए कि नहीं, क्योंकि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा तो जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो 1 महीने के बाद जितना भी बनेगा प्रिंसिपल और एसआई, वो सारे के सारे लास्ट इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाए। तो इस तरीके से आपका वो इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, पहले 19,800 1 महीना के लिए, फिर 19,800 में से 100 रुपया जमा कर दिया तो फिर वो 1 महीना के लिए लग गया उस पर इंटरेस्ट। फिर ये 19,800 में से 2x जमा कर दिया तो जो पैसा बचा उस पर फिर 1 महीना के लिए इंटरेस्ट लगा। फिर 19,800 में से वो 3x
19,800 में से वो फिर 100 रुपया जमा कर दिया, तो वो अब जो तीसरे महीने में बच गया पैसा, उस पर 1 महीना का इंटरेस्ट लग गया। अब उसके बाद जब वो लास्ट चौथा महीना आएगा इंस्टॉलमेंट देने के लिए, तो उस समय इस पर जो भी बचा हुआ है एसआई और प्रिंसिपल, वो सब जमा लास्ट इंस्टॉलमेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से वो पूरा पैसा जमा कर देगा। तो आप बताइए एसआई कितना है मेरा, यहाँ से निकालिए 4x माइनस 19,800। फिर अब यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए अब यहाँ पर 19,800, यहाँ 25/1200 सब में कॉमन है, तो 25/1200 कॉमन ले लीजिए। बचा कितना, यहाँ बचेगा 19,800, 25 ये हो गया 19,800, यहाँ भी क्रॉस है तो यहाँ 19,800, तो 19,800 कितना बार बचेगा, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4, तो गुना 4 कर दिया। ठीक है, अब देखिए इससे इसमें गुना आ रहा है तो माइनस ले रहा है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस ले लीजिए। अब देखिए 25/1200, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x, ये बच जाएगा 2x और ये बच जाएगा 3x। अब बोलिए यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम माइनस को एक बाहर ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपका 25, ये 19,800 गुना 100 माइनस ये हो गया। अब 25/1200 तो इधर है, तो अब बताइए 25/1200, इसको काट दीजिए यहीं पर, 25 चौके 12 चौके 48 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, अब यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं, ये 4 है, ये 4 दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले, ये हो गया 6 कॉमन होगा, यहाँ 3 2 5 1 6, तो 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम बाहर 6 निकाल लिए। तो यहाँ से बताइए 6 कैसे निकलेगा, ये 2, 6 निकालने के लिए यहाँ से 2 निकाले, फिर इसमें से 3 निकाल लेते, 36 18 और 36 18, मतलब 6600। तो यहाँ 3 और ये 2 6 बन गया। यहाँ से 6 निकाल लेंगे, तो 6 निकाल लेंगे तो केवल x बचेगा। ठीक है, तो अब आइए इस 6 से ये तो 12 2 बार में कट गया, तो नीचे 8 बचा, 8 को क्रॉस कर दिया, तो 8 चौके 32x माइनस 8 से गुना किए 0 0 8 8 64 हासिल 6 1908 52 से, मतलब 152, 152 में 6 जोड़ दीजिए तो 158 हो गया। और इज इक्वल टू में क्या बचा, ये तो इधर आ गया, यहाँ से बच गया 0 0 6 2 12 1 13 113,200 और ये माइनस x हो गया। आपको x का ही वैल्यू लाना है, तो ये इधर आएगा तो 33x बराबर में, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 33x बराबर में कितना बचा, ये इधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 00 और ये हो गया 6 और ये 42 और ये 158 और 13 171। अब ये 33 से काट दीजिए। ठीक है, 33 से काट दीजिए, 3 से पहले काट दीजिए, 11 3 3 5 15 3 7 3 2 11 से काट 11 55 11, तो 52 पर 00, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5200। ये रहा आपका इच इंस्टॉलमेंट एसआई का। बस आपको करना क्या था, डायरेक्ट अगर हम इसको बोले बताने की कोशिश करें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, बस आपको कहीं नहीं जाना था, केवल यहाँ पर आना था। यहाँ पर क्या करना था, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 इंस्टॉलमेंट को जमा करेंगे तो 4x 19,800 घटा देंगे प्रिंसिपल, तो ये एसआई आएगा। फिर इधर के बाद 25/1200 सब मंथ पर लगेगा, तो ये 25/1200 पहले ही लिख लेते, क्योंकि 25% रेट है तो 25/100 और 12 इसलिए देखिए पर मंथ का है, तो 25/1200 डायरेक्ट लिखते। और क्या लिखना था, 19,800 4 बार चूंकि आता है तो 4 से गुना कर देते, और माइनस, और चूंकि ये 3 2 1 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि बारी बारी से घटते जाएगा, तो ये 6x होता। मतलब आप इसको डायरेक्ट लिखिए, प्लीज़। आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखिए कैसे इसको तुरंत कर सकते थे, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो ये सब आपके दिमाग में चलेगा जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप डायरेक्ट देखते कि ये 4 इंस्टॉलमेंट है, 4x माइनस 19,800, फिर 19,800 ही 4 बार गुना होगा, माइनस हम जानते हैं 4 है तो 3 2 1 होगा, मतलब 6 होगा x, यही बाहर में रहेगा 25/1200, 25/100। अब इसको केवल सॉल्व करना था और कुछ सोचना ही नहीं था, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करते, आपका यहाँ से x का मतलब 5200 आ जाता है आंसर। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए, इससे पहले भी लेक्चर में भी ये क्वेश्चन बताए थे, अगर आपको नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इसका पहले वाला भी लेक्चर देख लीजिए, ये भी लेक्चर भी आप पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा हम लोग अब तेज करेंगे, ये समझाने के लिए हम लोग आप बहुत आराम से समझा रहे हैं, आपको बेसिक भी बता रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए और समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है। ठीक है, यात्रा करती है सत्या, और फिर वो अपने कार्यालय 20 मिनट देर से पहुंचती है, जबकि 45 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है 10 मिनट पहले पहुंचती है, और तो उस यात्रा करने में न तो देर हुआ नहीं
देर लगे और ना ही पहले पहुंचे, तो मतलब एग्जैक्ट बताना है कि एग्जैक्ट स्पीड क्या होगा उसका। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका आ जाए पहले पहुंच जाए या देर से पहुंचे, तो पहले देर हो तो हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर सेम सेम हो तो माइनस करते हैं, सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, पहले पहले देर देर तो माइनस करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, प्लस कब होगा इस कंडीशन में, माइनस कब होगा इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर S1 S2 क्या है, स्पीड है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कब कंडीशन लगेगा, जब इस तरीके से हो कि एक पॉइंट से गए और फिर उसी पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि सत्य इतना वह अपने कार्यालय पहुंचती है, मतलब घर से निकल के यहाँ पर हाउस से अपना होम से ऑफिस जाती है, फिर एक बार और होम से ऑफिस जाती है, दोनों का स्पीड अलग अलग रहता है, तो जिसके कारण टाइम भी अलग अलग रहेगा। तो जब भी वो डिस्टेंस फिक्स हो, मतलब एक ही डिस्टेंस को जा रहे हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो, जिसके कारण टाइम भी अलग अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में ये हम लगाएंगे डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 इंटू T1 प्लस T2। तो अब यहाँ पर क्या क्या है, S1 पहले स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30, S2 कितना है, S2 है 45, अब बट्टा में इन दोनों का डिफरेंस तो 15 और गुना में T1 प्लस T2 इसलिए लिए क्योंकि पहले पहुंचती है और देर पहुंचती है, दोनों है। तो पहले बोला 20 मिनट देर और फिर 10 मिनट पहले, तो देर और पहले अगर रहेगा, लेट होगा और लियर रहेगा तो जोड़ देंगे। क्योंकि ये मिनट में है, ये सब आवर में है, 30 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 15 से 3 बार में और सीधे ये 30 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 15, तो 15 3 जा 45 किलोमीटर। अब आपको निकालना है एग्जैक्ट स्पीड कि जिससे वो ना ही लेट हो उसको और ना ही वो पहले पहुंच पाए, तो एकदम जो टाइम है उतना ही टाइम पहुंचे। तो आपको हमेशा इसमें क्या करना होगा, तो यही डिस्टेंस इसका कवर करना है 45 किलोमीटर। इसी 45 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में एग्जैक्ट स्पीड निकालना है। तो अगर हम यह देखें कि अगर वो 45 किलोमीटर जा रही हो, S2 के स्पीड ही ले लें क्योंकि यहाँ मैच कर रहा है, बस वैसा हमेशा एग्जाम हॉल में ये प्रैक्टिस का खेल है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो हमको चूंकि फिर से यूज करना है, तो यहाँ 45 मैच कर रहे थे, इसी को यूज कर लेते हैं। तो सेकंड टाइम में क्या हुआ था, सेकंड टाइम में वो पहले पहुंच गए थे 10 मिनट। तो कौन से यहाँ पर होगा स्पीड, तो स्पीड था 45 का, डिस्टेंस था 45, तो टाइम कब लगेगा, टाइम कितना लगेगा 45/45, मतलब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये 1 आवर लगा। लेकिन 1 आवर में पहुंचे, लेकिन क्या हुआ उस समय कंडीशन, तो इस कंडीशन में -10 मिनट, मतलब वो 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 1 घंटा लगा उसको यहां से यहां तक जाने में, लेकिन ऑफिस टाइम से वो 10 मिनट पहले पहुंचे, मतलब कि 10 मिनट बाद जाती तब वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाती। तो एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम बोलिए कि 60 मिनट में पहुंची तो 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 10 मिनट बाद उसको पहुंचना चाहिए था। तो 60 मिनट प्लस 10 मिनट मतलब 70 मिनट उसको लगना चाहिए था, 70 मिनट लगना चाहिए तो लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करना था, 45 किलोमीटर ही, इसी डिस्टेंस को कवर करना था। तो आप बोलिए एग्जैक्ट आपका स्पीड क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि एग्जैक्ट स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाई टाइम कर देते हैं। तो 45/70, चूंकि ये मिनट है तो बट्टा में 60 करेंगे तो 60 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड करेंगे 60 से तो 60 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 25 27, 270/7 मिनट, ये किलोमीटर पर आवर आ गया। अब यहाँ से कर लीजिए तो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कितना होगा 7 3 21, 6 7 8 7 56, 4/7 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 38 4/7 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। यहाँ एक तरीके से और भी सोच सकते थे, जो भी स्पीड होगा वो इसी के बीच में होगा, किसके 30 और 45 के ही बीच में होगा, लेकिन ऑप्शन सब इसी में था, तो इस तरीके से आप फटाफट इसको बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। आप इसको एक और मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो के मेथड से, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, लेकिन अगर आपको ये ध्यान में हो तो ये फॉर्मूला से आप तेजी से क्वेश्चन को और जल्दी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, उसको भी बताते रहे। ए और बी,
जैसे स्पीड, ये स्पीड का क्या दिया था, पहले कितना के स्पीड से जा रहा था, पहले स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बाद का स्पीड कितना था, ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या होगा, चूंकि डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, फिर यहीं से यहाँ तक जा रहे हैं, तो डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का जो रेशियो होगा इसका उल्टा होगा, मतलब 45/30 होगा। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए तो ये हो गया 3/2 हो गया। इन दोनों का अंतर क्या है, तो अंतर निकालिएगा तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन में देर और पहले दोनों दिया तो जुड़ जाएगा, तो 20 मिनट 10 मिनट तो हो जाएगा 30, क्योंकि 60 से डिवाइड कर दिया मतलब 1/2 आवर हो गया। ठीक है, 1 का मतलब 1/2 आवर हो गया। तो आप 45 वाला निकाल लीजिए, 2 का मतलब, तो 2 का मतलब कितना हो गया 1 आवर, 2 से गुना करेंगे 1 आवर। तो 1 आवर में 45 के स्पीड से जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो हो गया 45 किलोमीटर। ये आपका हो गया डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हो गया, तब यहाँ से हमको स्पीड निकालने के लिए हमको पहले टाइम चाहिए। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या होगा, हमको 1 घंटा लग रहा था और यहाँ से ही इसको 10 मिनट का पहले पहुँच जाता था। एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम होगा 1 घंटा 10 मिनट में 70, और 70 से हम लोग निकाल देंगे एग्जैक्ट स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 45 डिस्टेंस और ये 70, और इसी को निकाले हैं 38/4/7 किलोमीटर पर आवर। ये ऊपर में 60 चला जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से भी हम तेज़ी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको सारे कंसेप्ट बता देंगे, सारे एक एक कंसेप्ट भी बताएंगे, जिससे आपको हर तरह का क्वेश्चन मालूम हो जाएगा कि किसको तेज़ी से कैसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 6। प्लीज़ थोड़ा टाइम दें। अगर आपको थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट मालूम हो और आप रिवाइज करना चाहते हैं तो 2x के स्पीड से आप तेज़ी से भी देख सकते हैं। और जिनका मॉक टेस्ट में 100 नंबर आता हो, 95, 105, 10 के नंबर का आता है, तो आराम से देखिए और अच्छे से कंसेप्ट को समझे, जिससे अगले मॉक में आप ज़्यादा नंबर लाएं। क्योंकि ये इसी टाइप के सारे, क्योंकि हम जो ये क्वेश्चन बनाए उसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम्स, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। वो भी वैसे क्वेश्चन डाले हैं जो आपको प्रॉब्लम होती है मॉक टेस्ट में जल्दी से करने में। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है, उसको पढ़िए। क्वेश्चन में दिया x + y + z 35 है। x + y + z कितना है, 35 है। और x² + y² + z² कितना है, 525 है। और yz = x²। यहाँ पर क्या है, yz = x²। क्वेश्चन दिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या हम किसी को मानकर कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पर नहीं मान कर कर सकते, क्योंकि यहाँ 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, इसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप इसको देखते हैं क्या बोलिए, क्योंकि सर यहाँ पर ये देखिए x + y + z है, एक स्क्वायर है, इसका मतलब इसको स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। स्क्वायर करेंगे तो सारा रास्ता खुला है, तो स्वाभाविक है, सही सोचे, इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कीजिए, क्या हुआ, इसका स्क्वायर कीजिए, x² + y² + z², जिसका वैल्यू है 525। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर जानते हैं, a² + b² c² मतलब x + y + z का स्क्वायर क्या होगा, x² + y² + z² 525 प्लस 2 × xy + yz + zx = 35 का स्क्वायर 1225, हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर xy + yz + zx, और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए yz का वैल्यू x² है, तो इस yz की जगह पर x² लिख सकते हैं, लिख दीजिए। जैसे ही यहाँ x² लिखे तो x तीनों में हो गया, तो x तीनों में तो x बाहर आ जाएगा, ये 525 उधर घटा दीजिए तो 2 और x बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो यहाँ y + x + z = ये 525 घटाएगा तो 700। ठीक है, अब देखिए 2 से काट दीजिएगा तो 350, और इसका वैल्यू क्या है, x + y + z का 35 है, 35 से कट जाएगा ये 10 बार में। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 10। अब से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है y - z का वैल्यू, क्या पूछा है, y - z बराबर क्या होगा। तो अब बताइए, जैसे ही यहाँ x का वैल्यू 10 हो गया तो yz का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, yz मतलब x का स्क्वायर मतलब कि 100 हो गया, 100 हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए x² का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर घट जाएगा तो y² + z² क्या हो जाएगा, तो आप बोलिए 100 घट जाएगा तो 425 हो जाएगा। अब यहाँ पर यही निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दिए, y - z का स्क्वायर, y² + z² 425, अब -2yz - 2 × 100 तो 200, तो ये हो गया कितना, 225, और इस पर चल जाएगा स्क्वायर रूट, तो y - z कितना आ जाएगा, बोलिएगा कि 15। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, पहला नंबर ऑप्शन आंसर हो गया।
उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और बताएं कि कैसे एक मॉक टेस्ट के सहारे लगभग आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन वो भी तेज़ी से नहीं, बेसिक के साथ, जिसके कारण आपका मॉक में कम भी आते हो मैथ्स में तो आप पूरे 100 में 100% तक पहुँच सकते हैं। 5-6 अगर मॉक आप रेगुलर मेरा देख लें और उस पर प्रैक्टिस करें, उस क्वेश्चन को ही बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप मॉक बनाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना तेजी से हम बना रहे हैं और मेरा नंबर बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए। कह रहा है कि ए और बी में लड़कों की संख्या 5-7 है। ये भी बहुत मस्त है, ठीक है। ये रेशियो का क्वेश्चन है और आपसे अनुरोध है कि इससे पहले हम रेशियो के बेसिक लेक्चर जो है वो लगभग 8 लेक्चर हैं, वो हम बता चुके हैं, अच्छे तरीके से बताएं, एकदम बेसिक से बताएं। अगर आपको रेशियो की उतनी जानकारी नहीं हो तो प्लीज़ आप रेशियो का जरूर लेक्चर सारे देख लें, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक का बेस है। अर्थमेटिक्स का सारे सब्जेक्ट में, सारे टॉपिक में रेशियो का ही यूज करेंगे, तो प्लीज़ आप जरूर उस लेक्चर को देख लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी, विद्यालय ए और बी में लड़कों की संख्या का अनुपात 5-7 है। ये एक ए स्कूल है और ये बी स्कूल है। इसमें बॉयज़ का क्या रेशियो है? बॉयज़ का रेशियो है 5:7, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि ए और बी में विद्यार्थियों के कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर, टोटल कितना है? टोटल का रेशियो है 3:4, टोटल नंबर कितना है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बी में लड़कियों की संख्या, मतलब कि बी स्कूल में जो गर्ल्स है, बी स्कूल का बात कर रहा है, बी स्कूल में जो गर्ल्स है और बॉयज़ है, बी स्कूल में जो गर्ल्स और बॉयज़ है, बी स्कूल में जो गर्ल्स बॉयज़ है, तो कह रहा है यदि बी में लड़कियों की संख्या बी के कुल विद्यार्थियों का 66 2/3% है, 66 2/3%। इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? 2/3 होता है, मतलब 3 टोटल है जिसमें से 2 क्या है? गर्ल्स है। क्वेश्चन बोला लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स 2 है और टोटल 3 है, तो गर्ल्स कितना है? 2 और टोटल कितना है? 3, तो बॉयज़ कितना हो गया? 1। 3 में से 2 लड़की है तो 1 क्या हो गया? लड़का हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? स्कूल ए में कितने लड़की है और स्कूल बी में कितने लड़की है? तो देखिए आपको अब ये 3 रेशियो मालूम है, इसी 3 रेशियो से आपको गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो गर्ल्स का रेशियो कैसे निकालिएगा? अगर हम आपको कहते हैं कि एक स्कूल में 80 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट में से 50 अगर बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना है? तो आप बोलिएगा कि इसको घटा दीजिए तो 30 गर्ल्स हो जाएगा। मतलब टोटल में से बॉयज़ को घटाएंगे तो गर्ल्स आ जाएगा, यही मीनिंग निकला। अगर टोटल में से हमको बॉयज़ को घटाना है तो अब देखिए टोटल में से बॉयज़ को यहाँ पर हम घटा सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हम नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि ये रेशियो जो 3 रेशियो मिला वो सब आपस में इक्वेट होना चाहिए, वो सब का आपस में रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपस में सबका रिलेशन है। तो अब आइए कैसे निकालते हैं। देखिए गर्ल्स यहाँ कितना है? 2, बॉयज़ कितना है? 1, मतलब बी में बॉयज़ है 1, जबकि बी में यहाँ बॉयज़ है 7। बॉयज़ क्या है? 7। आपको 1 करना है। 1 करने के लिए आपको हम रेशियो में बता चुके हैं कि जो रहेगा उससे गुना कर दीजिए, मतलब इससे 4 में इसमें गुना कर दीजिए इक्वेट करने के लिए। ये 4 और इसमें ये 7, तो देखिए ये 28 दोनों हो गया बराबर। हमको इसको 1 बनाना था और हमको टोटल है, ये टोटल यहाँ पर कितना? बी का टोटल कितना है? तो यहाँ बोलिए कि बी का जो टोटल है 3 है, मतलब यहाँ पर 3 होना चाहिए। ये इक्वेट कर गया 28 मतलब 1:1 के रेशियो हो गया। हमको इसको 3 बनाना था, इसमें हमको 3 से गुना कर दीजिए। तो हम जानते हैं कि रेशियो में किसी नंबर से गुना कर सकते हैं, लेकिन एक टर्म में नहीं, जितने रेशियो में टर्म होगा सब में गुना होगा। मतलब इसमें 21 से गुना होगा तो यहाँ भी 21 से गुना, इसमें 4 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 4 से गुना होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई। तो अब आगे सब इक्वेट हो गया आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर बी का बात कर रहा है, तो बी में बॉयज़ टोटल कितने हो गए? तो 28। बी में टोटल कितने हो गए? तो 21 चौके 84, ठीक है। अब 84 में से 28 जाएगा तो गर्ल्स का रेशियो देगा, तो 84 में से 28 घटाइए तो क्या हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा। इधर
इधर आइए, टोटल कितना है यहाँ 63 है और यहाँ टोटल कितना है 20 बॉयज है, तो कितना गर्ल्स होगा, आप इन दोनों से होता है 63 में से 20 घटाइए तो 43, इसका मतलब 43 56 आपका रहा गर्ल्स का रेशियो। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। करना कुछ नहीं था, बस ये दे दिया था कि जो टोटल नंबर है बी स्कूल में, स्कूल बी में जो टोटल नंबर उसका 2/3 लड़की है, मतलब 2 लड़की है 3 में से, तो 1 बॉयज हो गया, तो टोटल 3 हो गया। यहाँ पर देख रहे थे अलग अलग है, यहाँ 7 है और ये 4 है, तो हम जानते हैं कि टोटल को जिस रेशियो में लाना है उसको पहले इक्वेट करें। इसमें 7 से, इसमें 4 से गुना कर दिया, इसमें 7, दोनों 28 28 बराबर हो गया। अब हमको 3 टोटल चाहिए, तो 3 से गुना कर दिया, तो ये चूंकि दोनों रेशियो में वही काम हुआ तो कर दिए। यहाँ 28 हो गया टोटल, बी स्कूल में 28 बॉयज़ है जबकि टोटल 84 है, तो गर्ल्स 56 हो गया। यहाँ ए स्कूल में बॉयज़ 20 है जबकि टोटल 63 है, घटा दिए 43 हो गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको, हमको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। उम्मीद पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है और आप उम्मीद करते हैं हमसे कि हम अच्छा पढ़ाएं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरे इस मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरा सपोर्ट करें और इस तरीके से आप और हम मिलकर आपका सिलेक्शन हो और हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ और कह रहा है एक दुकानदार ने चिन्हित मतलब मार्क प्राइस पर 6% के छूट के बाद 6% डिस्काउंट दिया। मान लेते हैं एमपी अगर 100 है तो 6% डिस्काउंट होगा तो 94 होगा एसपी। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि और वो 1081 रुपये में बेचा। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर, मतलब छूट नहीं देगा ये, अगर वो छूट नहीं देता है तो उसके क्रय मूल्य पर तो यही सीपी बन जाएगा 100, इस पर 15% का प्रॉफिट होता, मतलब 115 होता, ठीक है, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक कैलकुलेटर का सीपी क्या है वो निकालना है, तो आप बताइए खुद। आप देखिए कैसे करेंगे। एमपी अगर 100 होता, 6 डिस्काउंट होता, 94 में बेचता, जबकि 94 का वैल्यू एसपी में दिया है 1081, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर हम 1 का वैल्यू निकाल लें तो 1081/94 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम 100 का वैल्यू निकाल लें तो 100 का होगा 1081/94 × 100। तो ये आप बोलिए कि क्या आया, चूँकि हम डिस्काउंट पर चल रहे थे तो यहाँ 100 मेरा क्या था, ये एमपी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन अब क्वेश्चन बोला है कि वो डिस्काउंट नहीं देता, वो डिस्काउंट क्या करता, नहीं देता, और डिस्काउंट नहीं देता तब बेचता, तो मतलब इतना ही में बेचता, ये आपका हो गया एसपी, इतना ही में बेचता। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, ये मेरा एमपी है 100 का वैल्यू, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो इसी में बेचता, एसपी, ये मेरा हो जाएगा एसपी, ये मेरा क्या हो जाएगा एसपी, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको जान से सॉल्व नहीं कर रहे। अगर ये एसपी हो जाता तो उस कंडीशन में मेरा एसपी कितना हो रहा था 115, ठीक है, 100 का वैल्यू आ गया हमको, तो ये हो गया एसपी, ठीक है। एसपी कितना हो गया, तो आपका हो गया 115, किस कब कंडीशन में, जब यहाँ पर सीपी 100 होगा, सीपी यहाँ 100 होगा, तो 115 का वैल्यू हो गया इतना, तो यहाँ से 1 का वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 115 आ जाएगा, मतलब कि 1081/94 × 100/115, और हमको सीपी कितना हो गया 100, ये आपका हो गया सीपी। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो, 2 से काट दीजिए, हो गया 47, ठीक है, 2 से ये 50, कोई दिक्कत, 47 से ही काट दीजिए, 47 दूना 94, 94, 6 8 से 14 141, तो 3 बार में हो गया, और 23 से ये 5 बार में, 5 से ये 10 बार में, तो कितना आ गया सीपी 1000 रहा आपका आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट भी कर सकते थे, ये हमको समझाने में लगा टाइम। देखिए 2 कंडीशन था, 2 कंडीशन क्या था, यहाँ से अगर हम हटा दें, फिर से आपको अगर समझाना चाहे तो क्वेश्चन बोला कि कोई मार्क प्राइस है जिस पर 6% का डिस्काउंट देने पर वो 1081 में बेचा जाता है। हम 100 मार्क प्राइस माने, 6% डिस्काउंट 94 होगा, 94 का मीनिंग हो गया 1081, 1 का मतलब 1081/94, और ये 100 निकाल लिया, तो 100 का मतलब क्या निकल गया, ये एमपी निकल गया मेरा, ये क्या निकल गया एमपी, मार्क प्राइस निकल गया, ये मार्क प्राइस है, ठीक है। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं कि सीपी को अब ले लेते हैं 100। अब बोला है क्वेश्चन को जब छूट नहीं देगा तो 15% का लाभ हुआ था, प्लस 15%, मतलब एसपी हो गया आपका 115,
SP 115 हो गया। अब क्वेश्चन छूट नहीं देगा, तो छूट नहीं देगा तो जितना लिखा है वस्तु पर उतना ही बेचेगा। तो 115 का वैल्यू हो गया 1081/94 गुने 100 MP। अब एक का वैल्यू, तो एक का वैल्यू इतना 115 नीचे आ गया, और चूंकि हमको CP चाहिए तो 100 का वैल्यू तो गुना कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। तो इसको शॉर्टकट में और कैसे कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे। इसको हम फटाफट अगर हम बनाएं तो जो जो दिया है उसको देखिए कैसे तुरंत हम इसको बना सकते थे। ये लिखने और समझाने में टाइम लग रहा है, ऐसे आप इसको 2 से 4 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए बोला कि 100 MP है, इस पर 6 डिस्काउंट दिए, 6 क्या दिए डिस्काउंट, तो 94 हुआ, 94 हुआ, तो 94 का मतलब 1081, एक का मतलब बटा में 94, 100 का मतलब गुना में 100, ये MP हो गया। फिर क्वेश्चन बोला है कि 115 होगा, 15% प्रॉफिट होगा, तो 115 नीचे आएगा और 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। 100/115 हो गया आपका CP। अगर SP निकालते 115/100 हो जाता है SP। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दिए तो आपका आ गया कि जो आंसर था वो आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आप इतना ही लिखते आंसर आ जाता, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग तेज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम फटाफट करके चले जाएं और हम ही को समझ में आए, हम ही तेज़ी से करें और आप नहीं कर पाए। मेरा बस उद्देश्य है कि आपको आराम से, प्यार से, धीरे धीरे समझा पाएँ और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। उसके बाद हम तेज़ी से कैसे भी लिखना है वो भी बता रहे हैं। हम ये नहीं कि केवल समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं, उसको तेज भी कैसे करना है ये नहीं बता रहे, ऐसा नहीं है। हम दोनों को लेकर चल रहे, जिसके कारण आपको टाइम देना पड़ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट 1 नंबर हो गया, 9 नंबर रहा आपके स्क्रीन पर। आप प्लीज स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ते जाइए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार, ये तो और आसान है। मैक्सिमम जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहते हैं, उस मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आप 11 और 7 का मल्टीपल देखिए। क्योंकि 7 नीचे रहता है तो 7 से जरूर वो कटेगा कोई ना कोई। अगर 11 ऊपर में रहता है, हमेशा पाई ऊपर में रहता है, तो 11 बचने की संभावना रहती है। तो आप 11 से चेक कर, बस केवल ये ध्यान में रखिए कि 22 से जो होगा वो पूरा नहीं कटे। अगर नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि डायमीटर 12 दिया है तो रेडियस 6 हो गया, और H जो दिया है वो H बोल रहा है कि रेडियस का 2.4 मतलब 6 × 2.45, ठीक है। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र मतलब 2 पाई RH का वैल्यू निकालना, 2 पाई R और H मालूम है, रख दीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन आप गौर से देखिए, 552.4, 556.4, 544.4 और 554.4। अप्रॉक्स तो कर नहीं सकते, सब नज़दीक है। लेकिन क्योंकि पाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 है। क्योंकि यहाँ पर 7 नीचे आएगा तो 7 से तो कटेगा, ये वाला दिख रहा, ठीक है। लेकिन 11 तो बचेगा, तो 11 से कटना चाहिए। 11 का हम लोग जानते हैं 5 2 7 5 4 9, 0 नहीं आ रहा है, नहीं तो 11 आना चाहिए। 5 6 11 5 4 9, ये दोनों नहीं होगा। फिर ये 5 4 9 4 4 8, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 और 5 4 9 घटाएंगे तो 0, मतलब यही एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। बस यही आपको देखना था। इसमें पूरा वैल्यू चाहे तो यहाँ डाल के आंसर ला सकते हैं, मगर इतना नहीं करेंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखते ही 11 का मल्टीपल देखेंगे, बस वही आपका आंसर होगा। अगर 2 आ जाता तब यहाँ पर उनको गुना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर रहा आपके स्क्रीन पर, आप प्लीज उसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला भाग को मतलब फर्स्ट पार्ट को 450 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, अपनी यात्रा का 450 मीटर प्रति मिनट, और शेष जो बच गया उसका अपनी प्रारंभिक गति मतलब पहले जो स्पीड चला था 450 का 1.4 स्पीड से चलती है सुनीता, और सुनीता को पूरे 33.3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा का समय लगता है। तो सुनीता की धीमी गति से दूरी क्या है वही बताना है। तो देखिए 2 पार्ट में है, जब भी हमेशा ध्यान रखिए 2 पार्ट दे दे और फिर टोटल भी दे दे। 2 पार्ट में कर दे और फिर टोटल भी दे दे, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है। एक पार्ट का स्पीड दिया है, दूसरे पार्ट का भी स्पीड दिया है 1.4 गुना पहले का, और टोटल का ही डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। मतलब 2 पार्ट और टोटल, अगर तीनों हमको इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आए कि 2 पार्ट कर दे और फिर उनको दोनों को मिला भी दे, तो हमेशा एलिगेशन का कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब चूँकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर स्पीड लेते हैं तो नीचे में टाइम का रेशियो आता है,
उम्मीद है ये समझ में आ गया। ये सारे हम पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। आप प्लीज़ मेरे सारे वीडियो को देखिए आपका अगर मॉक में 100 नंबर के भी आसपास आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहा है, आपका देखिए कि तुरंत ड्रास्टिकली आपका मॉक में नंबर बढ़ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक पहला पार्ट को किस स्पीड से जाएगा, 450 मीटर प्रति मिनट। इस स्पीड डिस्टेंस टाइम में मीटर, मिनट, सेकंड, इस पर बहुत गौर करना पड़ता है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि इसी का कितना 1.4 गुना, मतलब 450 का 1.4 गुना जा रहा है। ठीक है, फिर दोनों को मिलाने पर 33.3 किलोमीटर 1 घंटा में, तो दोनों के मिलाने पर स्पीड 33.3 किलोमीटर 1 घंटा में। यहाँ देखिए मीटर और मिनट है, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से यहाँ गुना और मिनट में बदलने के लिए 60 से। ठीक है, ये आवर में था। ये पॉइंट हटाइएगा 20 एन से। ऐसे हम बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो ये देखिए 6 है और यहाँ 3 दिख रहा है, 1 1 1 और ये 2 2 से ये 5, मतलब अब इसको हमको यहाँ से निकाल लगा दीजिए। अब देखिए इसको कीजिएगा तो ये पॉइंट हटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 70 और 14 चौका 56 और 7 63, मतलब कि 630 आया। ये 450 आया और ये कितना आ गया 555। अब यहाँ से हम निकाल लीजिए, तब घटा दीजिए, घटाइए तो क्या होगा 630 है, ये 55 है, तो 45 और 30 75 आ गया। और फिर यहाँ पर देखिए ये 450 है और ये हो गया, तो ये कितना हो गया 105। 100 जोड़ेंगे तो 505, 550 और 5 और, ठीक है, ये सब तो कर लीजिए। अब ये 15 से कट रहा है, 15 5 या 15 7, 5 और 7 के रेशियो में आपका आ गया। किस चीज़ का रेशियो, तो आप बोलिएगा टाइम का। तो टोटल टाइम यहाँ से कितना 12। क्वेश्चन में टोटल कितना लगा था 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, मतलब 1 का मतलब 5 मिनट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि सुनीता ने धीमी गति से कितनी दूरी तय की थी। धीमी गति से, तो धीमी गति कौन है, ये वाला है, मतलब 5 का वैल्यू। 5 का वैल्यू कितना हो गया 25 मिनट, मतलब 25 मिनट तक चली थी। किस स्पीड से, 450 की स्पीड से। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना रहेगा, तो 450 स्पीड और टाइम 25 मिनट था, तो इसीलिए मिनट में लिए। अब हमको क्या बदलना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1000 डिवाइड, क्योंकि मीटर में आ गया आंसर, क्योंकि मीटर मिनट है। अब ये 1 जैसे 25 चौके 4 से अब करिएगा तो 11 चौके 44, 1/4 क्या हो गया, ये किलोमीटर आंसर। उम्मीद है कि ये बात समझ में। 11.25 ऑप्शन में 11.25 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका थोड़ा हिंदी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इसलिए इंग्लिश। डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर सी दिया है, मतलब ये सर्किल है, ठीक है, और इसका डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर एट सी इज 50 सेंटीमीटर, सी से 50 सेंटीमीटर है। और क्या सी पी इज ए रेडियल सेगमेंट, सी पी एक रेडियल सेगमेंट है, CP is a radial segment of the circle, AB is a chord perpendicular to CP, मतलब AB ये रहा, ये CP को क्वेश्चन में बोला है रेडियल, ये AB जो है P से क्रॉस कर रहा है और CP को प्रोड्यूस किया गया इंटरसेक्ट सर्किल D पर, CP को प्रोड्यूस करने पर D पर गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ DP 18 सेंटीमीटर है, DP 18 सेंटीमीटर और व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, AB का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, और डायमीटर पूरा कितना दिया है, डायमीटर दिया है 50, तो रेडियस हो गया 25, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आप जानते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कुछ जो वैल्यू है ये पाइथागोरस का, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उनका वैल्यू याद रखना होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। याद 3 4 5, फिर 5 7, ठीक है, 5 12 13 होता है, ठीक है, फिर और आगे भी और इसी तरह उसी तरह होता है 24 7 24 25 होता है, 7 24 25 होता है, और इसी तरह और आगे यूज भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह रेडियस है, तो ये पूरा वैल्यू कितना है 25, क्वेश्चन में ही बोला है 25 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है तो ये 7 हो गया, 25 7 है तो इसका मतलब ये 24 हो गया ट्रिपलेट से, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर तो इसका मतलब ये दोनों आधा आधा, तो ये भी 24 हो गया, तो 24 24 पूरा ए भी कितना हो गया, तो 48 आंसर। तो यही ज्योमेट्री की खासियत है, बस कंसेप्ट ध्यान में है तो फटाफट आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर रहा आपके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, प्लीज पढ़िए उसको। क्वेश्चन में बोला है कि x - 1/x
11 है, आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये रटा है क्वेश्चन। माइनस है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर क्या होगा आप जानते हैं, इसका स्क्वायर -2, माइनस है तो +2, 11 का स्क्वायर +2 तो 121 प्लस 2 123 हो गया। ठीक है, फिर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस में है तो माइनस होगा, तो 123 का स्क्वायर -2, 3 का यूनिट डिजिट 9 -2 7 को ऑप्शन को देखकर ही ये सब करना है। हम क्यों 123 का स्क्वायर करें जब यूनिट डिजिट में हमको केवल 7 दिख रहा है तीसरा नंबर में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि रहा आपके स्क्रीन पर। आप देखिए, देखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आंसर तुरंत हम लोग लाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। मतलब एमपी कितना था, 300 रुपये था प्रत्येक वस्तु का। थोक व्यापारी स्टॉक निकासी सेल मतलब सेल लगाना चाह रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि प्रत्येक 3 वस्तु के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है और इसके अतिरिक्त 10,000 से ऊपर का अगर खरीदारी होगा तो 10% का और छूट दिया जाएगा। तो बता रहा है कि एक आदमी रमेश जो है वो 18,000 का खरीदारी किया, 18,000 का खरीदारी किया मतलब 10,000 से ऊपर खर्चा किया, इसका मतलब 10% उसको और छूट मिलेगा। तो प्रभावी छूट, जब भी प्रभावी छूट पूछे तो मुफ्त क्या दे रहा है, 3 खरीदिए तो 1 मुफ्त मिल जाएगा, मतलब कि 4 मिलेगा आपको। तो इस कंडीशन में दुकानदार के बारे में आप सोच कर बताइए। दुकानदार जो होगा ग्राहक 3 खरीदेगा दुकानदार के लिए, उसको 3 का ही दाम मिलेगा लेकिन उसको 4 देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। तो मतलब बताइए उसको, दुकानदार को इसमें फायदा होगा घाटा, मतलब कि 4 वस्तु के जगह पर 3 वस्तु का ही वो दाम लेगा। दुकानदार के अनुसार सोचना है, इधर दुकानदार का लिखना है रिजल्ट, दुकानदार का इधर रिजल्ट क्या आएगा, उसी इंडिविजुअल कंसेप्ट पर। अगर दुकानदार 3 वस्तु दे रहा है, उसका दाम ले रहा है, तो 4 वस्तु देना पड़ रहा है, तो दुकानदार को रिजल्ट में कम लगेगा, इसलिए कम इधर लिख दे। फिर उसको कह रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये भी 10% -1/10, मतलब कि वो 10 को 9 लेगा, रिजल्ट में उसको 9 ही मिलेगा। अब बस यही 2 चीज़ था, इसका प्रभावी निकाल दीजिए, बस हो गया 40 और ये 27। यहाँ से कितना का डिस्काउंट होगा, 13 का कितने पर, 40 पर गुना में 100। यहाँ से काट दीजिए 1 0 से 1 0 2 और ये 5 65/2, तो इसका मतलब हो गया 32.5% आंसर, 32.5%, जो कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है, बस इसमें कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। कंसेप्ट ध्यान में रहेगा आप तुरंत बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, तो a + b = 45 डिग्री अगर हो तो 1 + tan a × 1 + tan b बराबर हमेशा 2 होता है। बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 + 10 डिग्री, 1 + tan 10 डिग्री और 1 + tan 35 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बस ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आसान है, बस फटाफट देख लेना है। आप क्या जान रहे हैं कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और ये हाइट है, तो हाइट हमेशा जो सेंट्रॉइड, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर एक ही जगह होता है, तो ये 2:1 में होगा, चूँकि सेंट्रॉइड भी यही होगा, 2:1 में होगा। आप जानते हैं h बराबर अगर साइड a हो तो √3a/2 होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आए। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, ये PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 ये परपेंडिकुलर डाला गया है जो कि O पर मिलता है। और क्वेश्चन में बोला है कि OP 8 है, ये OP 8 है, मतलब देखिए 2 का वैल्यू कितना हो गया 8, 2 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू 4, तो टोटल लेंथ हाइट कितना हो गया 12, तो 12 बराबर √3a/2, ये कट जाएगा 12 4√3, यहाँ से क्रॉस करें तो a बराबर हो गया 8√3। क्वेश्चन बोला पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 3 ये होता है, मतलब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 24√3 आंसर आपका। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए इजी क्वेश्चन है, बस आपका कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके रहा स्क्रीन पर। 3 साझेदार है, कौन कौन है, कौन कौन है साझेदार, A, B और C है,
और 3, 5, 6 के रेशियो में क्या मिला रहा है, अपना पूंजी मिला रहा है 3, 5, 6 के रेशियो में। 4 महीने के अंत में, जैसे जैसे बोला 4 महीने के अंत में, मतलब ये पैसा जो रहेगा वो 4 महीना तक रहेगा। 4 महीने के अंत में एक कुछ राशि इस प्रकार निवेश करता है, मतलब डालता है और मिलाता है कि उसका कुल निवेश सी के प्रारंभिक निवेश, मतलब सी का जो अर्लियर इन्वेस्टमेंट था उसके बराबर हो जाता है। मतलब कि अब 4 महीने के बाद जो सी का है वो पहले 6 है, तब ए का भी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला, और सी कुछ राशि इस प्रकार वापस ले लेता है, निकाल लेता है, जिससे उसका कुल निवेश जो इन्वेस्टमेंट है वो बी के प्रारंभिक के बराबर हो जाता है। मतलब ये भी 4 महीना तक रहेगा, उसके बाद निकाल लेगा, निकाल के किसके बराबर कर लेगा, 5 के बराबर, मतलब कि बी के बराबर कर लेगा। और कौन वर्ष, 1 वर्ष के लाभ, तो 1 वर्ष मतलब 12 महीना, ये 4 महीना कट गया तो 8, ये पूरा इसमें कुछ नहीं किया तो ये 12 और ये भी 8। बस अब प्रॉफिट का रेशियो निकाल दीजिए, क्या निकलेगा प्रॉफिट का। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में 4 सब में कॉमन हो गया था, 4 से ये 2, फिर 4 से 3, इसमें भी 4 कॉमन होगा तो कट जाएगा 2, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 3 और ये 12, 15 रेशियो, 15 रेशियो 6 और ये 10 जोड़ देंगे तो 16, 15, 15, 16 हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी के हिस्से का, मतलब बी का जो हिस्सा है उसका 20% 2550 है, तो इसका 20%, इसका 20% निकाल दीजिए। 20% निकालिए मतलब 1/5 मतलब 3, यह कितना हो गया 3 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दिया है 2550। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी का हिस्सा क्या है, ए और बी दोनों मिलाकर, ए और बी को मिलाएगा कितना होगा 30, मतलब इसको 30, 1 0 यहाँ तो 1 0 यहाँ, तो ये हो गया 25,500 आंसर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए आपको प्यार से एकदम आसानी से आराम से समझा रहे, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिए सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर क्या कर रहा है कि 2 संख्या का HCF जो है वो 98 है। तो हम लोग जानते हैं अगर HCF अगर H हो तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो HA होता है और सेकंड नंबर जो होता है वो HB होता है, HB होता है। और A और B क्या होता है, को प्राइम नंबर, जिसमें कोई भी, को प्राइम का मतलब होता है जिसमें A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ 98 HCF दिया है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 98A और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 98B। क्वेश्चन में ये हो गया। और कौन है, इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो यहाँ से एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का कंसेप्ट होता है HAB, मतलब यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा आप बताइएगा। तो 98 तो रहेगा यहाँ A और B। यही क्वेश्चन में कितना दिया है, ये क्वेश्चन में दे दिया है 2352। ठीक है, अब ये 98 से यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, ये पहले तो 2 से कर लीजिए, तो 2 से ये हो जाएगा 49 बार में। ठीक है, 2 एकम 2 एकम 2 सत्ते 2 छक 12। अब 49 से ये कट जाएगा, 7 से कट रहा है 7 बार में, 7 4 47 7 छक 42 8 सत्ते 56 और फिर ये 7 से 7 दूनी 14 7 छक 28। ए बी का मतलब हो गया 24। ये हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग निकाल लीजिए। तो योग निकालने के लिए पहले ए और बी का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 और 24 होगा, इसमें कौन फैक्टर कोई नहीं है, तो 1 24 होगा। हमको 98A 98B मतलब 98A प्लस बी का वैल्यू चाहिए। यहाँ A का 24 25, 25 में 8 से गुना किया, 0 अंतिम होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, छोड़ देंगे इसको। फिर अब 2 और 12, चूंकि इसमें कॉमन 2 आ जा रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 और 8 यहाँ डालिए तो 11 से गुना कीजिए, 11 8 88, 11 9 99, 8 107, मतलब 1078, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और गौर से देखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी सम है, 98 तो रहेगा ही बाहर। 98 अगर बाहर रहेगा इसका मतलब 14 सत्ते तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और हम 7 से डिविजिबल भी चेक कर सकते हैं। तो पहला तो 7 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 6 69 63 और 5 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर 7 से दूना 14, ये भी नहीं कट रहा है। फिर 7 दूना 14 12। अच्छा, यहीं पर गड़बड़ा गया कि चौथा नंबर और पहला नंबर दोनों कट रहा है 7 से, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। उम्मीद है कि समझ इस तरीके से अभी देख सकते हैं। अगर ये 4 के जगह पर 2 3 कुछ हो जाता, अगर ये भी 7 से नहीं करता, तो सीधे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते और सीधे हम क्या करते कि 7 का डिविजिबल पहला होता, वही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 हमेशा जानते हैं कि टोटल वर्क, टाइम एंड वर्क का है। टोटल वर्क जो होता है हमेशा एफिशिएंसी मतलब जो क्षमता है गुने टाइम टेकन मतलब जितना वो टाइम लिया है होता है। और अगर हमको यहाँ एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम से भाग करना पड़ेगा, अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग करना है। कोई दिक्कत? अगर टोटल वर्क जो होगा वो फिक्स है तो एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होगा। अगर ये फिक्स 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 1/एफिशिएंसी हो गया। तो रेसिप्रोकल तो टाइम एफिशिएंसी का हमेशा उल्टा होगा। अगर जो ज़्यादा समय लेगा वो धीरे काम करेगा, जो कम समय लेगा वो ज़्यादा तेज काम करेगा, इसीलिए एफिशिएंसी टाइम में उल्टा आता है। क्वेश्चन अब देखिए, प्रांजल विक्रम से 2 गुना और अश्विन से 3 गुना, अश्विन से 3 गुना, ठीक है। अश्विन से 3 गुना, विक्रम से 2 गुना, तो ये विक्रम से 2 गुना कर दे। अश्विन से 3 गुना करना है, अश्विन से क्या करना है, 3 गुना करना है। तो 2 3 गुना और 2 गुना, तो इसका ले लीजिए आप 6 हमेशा। तो आप अश्विन से 3 गुना करना है तो इसको आप मान लीजिए कि 6 है, ये 2 है, तो 2 का 3 गुना और इससे 2 गुना, अश्विन से ये 2 गुना टाइम लेता है, मतलब 3 रहेगा, 3 का 2 गुना और 2 का 3 गुना। 2 गुना 3 गुना कर रहा है तो 6 ले लिए, हमेशा क्या ले लिए, 6। और कौन ज़्यादा ले रहे थे, ये 6। अश्विन से 3 गुना तो मतलब 2 का 3 गुना 6 होगा। फिर विक्रम से 2 गुना मतलब 3 का 2 गुना 6 होगा। आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका रेशियो रहा किसका, टाइम का। आपको अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो पूछ दें तो एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, टाइम का उल्टा होता है। तो टाइम का उलट दीजिए तो ये हो गया 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। आपको ये सब करना नहीं है, आपको सीधे जब भी उल्टा करने के लिए बोले तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। 6 में अब सबसे भाग दे दीजिए, सीधे अब 6 में भाग दीजिए। 6 में 6 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा। 6 में 3 से भाग कीजिएगा तो 2 आएगा। 6 में 2 से भाग कीजिएगा 3। ये एफिशिएंसी हो गया। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ से अगर हम पूछे तो टोटल कितना हो गया, तो क्वेश्चन में बोलिएगा कि 3 2 5 1 6। यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी का मतलब कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि तीनों मिलकर, तीनों क्वेश्चन में बोला है कि वे उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 6 दिनों में पूरा कर सकते, 6 से गुना मतलब 36 हो गया। 6 से गुना किया इसका मतलब कि टोटल वर्क 36 हो गया। यहाँ से हो गया टोटल वर्क 36। अब हमको किसका पूछ रहा है, विक्रम का। तो विक्रम 2 करेगा तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा विक्रम का, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से काट दीजिए तो ये हो गया 18। मतलब कि 18 दिन में विक्रम उस काम को ख़त्म कर देगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कथन दिया है, ए प्लस बी, स्टेटमेंट दिया है कि 90 वर्ष है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ए और बी, ए की आयु जो बी की 3 गुनी थी, कब, 5 वर्ष पहले। और 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्रमशः x-5 और 85 x वर्ष थी, जहाँ x ए का वर्तमान उम्र है। तो ये दिया है 5 वर्ष पहले का दिया है ना, 5 वर्ष पहले का, तो ये रेशियो में हो गया। तो 5 वर्ष पहले 3/1 रेशियो था। ये क्वेश्चन में दे दिया है क्या, x-5 और 85 x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कीजिएगा तो x आएगा, यहाँ से कीजिएगा -3x, तो क्या आ जाएगा 4x। फिर अब ये कीजिएगा तो 85 3 जा और उसमें 5 जुड़ जाएगा, तो 5 3 15 और 24 25 245 हो गया ये, ठीक है। 245 में 5 जुड़ जाएगा तो 250। तो x का वैल्यू ठीक ही है ना, यहाँ 3x और इधर से x आएगा तो 4x, और ये 85 में 3 से तो 5 3 15 और 8 3 की 24 1 25 होगा, ठीक है। 8 3 की 24 1 25, 255 और 5 जोड़ेंगे तो 260। 4x का मतलब हो गया 260। 4 से काट दीजिए, 6 4 की 24 65। x का मतलब क्या हो गया 65 वर्ष। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि x जो है ए की वर्तमान आयु है, x ए की वर्तमान आयु, x का मतलब हो गया 65 वर्ष। अब बताइए 65 वर्ष जो है वो सही है या फिर नहीं है। तो आप देखिए x का वैल्यू आ गया 65 वर्ष क्वेश्चन में बोला। अब देखिए यहाँ 5 वर्ष पहले का, तो 65 डालिएगा तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ पर भी अब x का वैल्यू डालिएगा 65 तो यहाँ होगा 20। 20 से काटिएगा तो 3/1 ये आ रहा है। मतलब कि सेटिस्फाई क्वेश्चन को कर रहा है, इसका मतलब कि कथन ये
सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू क्या गया 65 ईयर्स। और जब x का वैल्यू आपका 65 ईयर्स आ गया तो यहाँ से हम b का भी वैल्यू निकाल दिए। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 में से 90 जाएगा तो हो जाएगा 25 ईयर्स। ठीक है, ए और बी का 65 25 और ये आया वर्तमान का 5 वर्ष पहले जाएगा तो 60 और 20 आएगा, 60 20 का रेशियो 3:1 होगा। फिर यहाँ भी डालकर इसको बात को वैल्यू वेरीफाई कर सकते थे, आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए आपके स्क्रीन पर। मोहन 70% सच बोलता है, सोहन 50% सच बोलता है, क्या संभावना है कि दोनों सच बोले? तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है सच का। 70% सच बोलता है मतलब कि 7/10 सच बोलता है। झूठ का तो पूछ नहीं है, डायरेक्ट निकालना है। 50% सच बोलता है, दोनों का मिला करते, दोनों का निकालते 50% का मतलब 1/2। तो यहाँ पर कितना हो गया 7/20। ये रहा आपका आंसर। 7/20 का मतलब हो गया 0.35 हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, बट बहुत आसान सॉल्यूशन है। फिर उसी तरीके से करेंगे। बिक्री के प्रस्ताव के तहत सुरेश को अंकित मूल्य के हिस्से पर 20% की छूट पेशकश की गई। MP हो गया 100, 20% का छूट दिया तो 80 हो गया यहाँ पर, जिसका भुगतान नगद में किया जाना था। नगद में जाने पर ये 20% का छूट मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर भुगतान किया जाता है तो उसको 0.5% जो होगा शुल्क और लगेगा। किस पर? MP पर और लगेगा, 0.5% का शुल्क लगेगा। यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद दिया, अंकित मूल्य का 40%, इस पर नगद दिया 40%। अब बताइए अंकित मूल्य का 40% तो 40 होगा, नगद है। नगद पर चूंकि डिस्काउंट मिलेगा 20%, -20% डिस्काउंट का मतलब -1/5। 5 का मतलब कि 8 इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसको -20% करेंगे। देखिए 8 डिस्काउंट होगा तो 32 में उसको मिलेगा। 40% का तो 32 रुपये में देगा सामान। लेकिन अब वो 60%, अब वो जो 60% बचा उसको क्रेडिट कार्ड से, इस पर क्या कर रहा है 0.5% लग रहा है। इसको 0. क्या लग रहा है 5% आपको लग रहा है। तो आप बताइए 1% इसका कितना होगा? 1% 0.6 होगा और उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, मतलब उसको 0.3 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा लिखेगा, उसको एक्स्ट्रा रहेगा। तो 60 रुपया, इसका 60 का 100 का 60 का 60 और 60 में 0.3 मतलब 60.3, मतलब उसको 60.3 इधर देना पड़ेगा, इधर आपको देना पड़ेगा 32। तो ओवरऑल बोला कि 100 पर क्या होगा, तो 100 पर बताइए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना पैसा दिया दुकानदार को? तो 60 और 32 92.3 दिया। अब क्वेश्चन बोला कि 100 पर मतलब कि MP से इसका तुलना करना परसेंटेज में, तो 100 से ही तुलना करना है तो इसका मतलब यही परसेंटेज आंसर हो गया। मतलब 92.3% जो होगा वो भुगतान किया है। अंकित मूल्य से अंकित 100 था, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहा आपके स्क्रीन पर। पढ़िए क्वेश्चन। किस राशि पर 4.5% प्रति दर से 3.5 वर्ष का SI साधारण ब्याज, मतलब किस राशि पर? इसको तो बस सिंपल दिया है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है। 4.5% मतलब कि 4.5 4 9/200 P × R × T कितना है 3.5। यही SI जो होता है वो 630 रुपये पर कितना 3.75%। और क्वेश्चन में फिर है 2.5 वर्ष गुना 2.5 ईयर्स हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये परसेंटेज तो ऐसे भी यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट का 2 अंक यहाँ 0 लगाकर इसका भी हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटाइएगा तो ये कट जाएगा। 25 से सीधे काट दीजिए, 25 से काट दीजिएगा इसको। एक बार में 25 10 100 25 14 बार में। ठीक है, अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, 9 बार में, 2 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल और ये 9 से 9 कैंसिल। तो P हो गया 375 आंसर। कितना ऑप्शन नंबर हो गया 1 आंसर। ठीक है, उम्मीद ये समझ। P × R × T/100 दोनों ऐसे ही बराबर था, बराबर कर दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके रहा स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। करा 12.5% के छूट देने के बाद भी रमन ने एक वस्तु 4000 रुपये में बेचा।
अभी भी उसने 37.5% का लाभ प्राप्त किया, तो यदि रमन कोई छूट नहीं देता तो उसका अनुमानित लाभ क्या होता? बस देखिए 12.5% दिया है, तो सबसे पहले 12.5% का वैल्यू क्या होता है? तो बोलिएगा 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। क्या है? डिस्काउंट है। तो ये हो गया डिस्काउंट, किस पर मिलता है? एमपी पर। तो एमपी और डिस्काउंट का रेशियो क्या हो गया? 8 और 1 हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट मिला तो एसपी यहाँ से कितना हो गया? 8 पर 1 डिस्काउंट तो 7 एसपी होगा। ये रेशियो हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला कि छूट अगर नहीं दिया तो 37.5% का लाभ होता है। तो 37.5% का मतलब क्या होता है? 3% का मतलब 3/8 होगा। ये प्रॉफिट है, तो मतलब ये प्रॉफिट हो गया, और 8 क्या हो गया? 8 हो गया आपका सीपी पर प्रॉफिट होता है। फिर रेशियो क्या हो गया? 8 हो गया आपका सीपी, यहाँ हो गया 8 सीपी। एसपी कितना हो गया? 3 प्रॉफिट है तो 11 हो गया आपका एसपी। अब बताइए एसपी यहाँ 7 है और यहाँ 11 है, तो इक्वेट कर यहाँ 11 से और यहाँ 7 से, तो यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत बताना है जब रमन छूट नहीं देगा। छूट नहीं देगा तो एमपी पर बेचेगा, मतलब वो 88 पर बेचेगा, और ख़रीदा कितना है? 56 में। 88 पर बेचेगा, खरीदा कितना है? 56 में। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि परसेंटेज बताना है कि अनुमानित लाभ प्रतिशत। अब बताइए यहाँ से लाभ कितना होगा इसका? बोलिए कि यहाँ से लाभ हो जाएगा 32 होगा। घटा देंगे 88 में 56, कितना पर? 56 पर, और गुना में 100। ये काट दीजिए, 4 से 8 बार में, 4 से 14, ठीक है, 2 से 4 और ये 7, मतलब कि 400/7%। मतलब कि कितना हो गया? 7×5 35, 5 50, 100 49, 1/7, 57 1/7% रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4, 57.14%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग 25 के 25 क्वेश्चन देख लिए। ये आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ, चूँकि थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना पड़ा, समझाकर इसके साथ साथ आपको क्विक कैसे बनाना है ये भी बताना पड़ा। बस ऐसा जब भी आए कि एमपी एसपी और सीपी एसपी दिए तो बस उसको रेशियो लिख दीजिए, 2 रेशियो होगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों में एसपी होता है इसलिए एसपी को ही बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। और तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।